Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. आज से सैकड़ों बरस पहले जब इंसान के जीवन में बिजली आई होगी, उसे खूब अचरज हुआ होगा। जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो हम उसे उत्सुकता से उलट पुलट कर देखते हैं। सदियों पहले के लोगों ने भी बिजली के साथ कुछ वैसा ही किया होगा। उन्हें उस समय अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये अनोखी चीज़ उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। उसके बिना नॉर्मल ज़िंदगी की कल्पना भी मुश्किल होगी और जिसके आने जाने में थोड़ा भी अंतर आया तो एक मुल्क बर्बादी के मुहाने पर पहुंच जाएगा। जैसा कि आज के समय में दक्षिण अफ्रीका के साथ हो रहा है। यहाँ बिजली ईद का चांद होकर रह गई है। एक दिन में 12 से 16 घंटे तक पावर कट रूटीन में शामिल हो चुका है और ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में लुका छिपी का ये खेल पिछले 15 सालों से चल रहा है। इसकी वजह से सरकार इमरजेंसी भी लगा चुकी है। 23 मई को सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC के एक बड़े नेता ने चेताया, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो साउथ अफ्रीका फेल्ड स्टेट बन सकता है, माने ऐसा देश जहां तंत्र और कानून का कोई मतलब ना रह जाए। आज के शो में हम जानेंगे साउथ अफ्रीका के ऊर्जा संकट की कहानी क्या है, कैसे एक भरा पूरा मुल्क बर्बादी की कगार पर पहुंच गया और बिजली की सप्लाई थ्रिलर फिल्म की पटकथा क्यों बन गई। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी साउथ अफ्रीका की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, देश अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी मुहाने पर बसा है। इसके पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समंदर है। जिन देशों से इसकी ज़मीनी सीमा लगती हैं वे हैं नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वातिनी। 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफॉन्टेन। आबादी लगभग 6 करोड़, 60% से अधिक जनता 30 साल से कम उम्र की है। साउथ अफ्रीका में 11 आधिकारिक भाषाएं अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साउथ अफ्रीका UN, ब्रिक्स, G20, अफ्रीकन यूनियन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अहम सदस्य है। ये दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में गिना जाता है। साउथ अफ्रीका में संसदीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था है। 1994 में यहाँ पहली बार सबको चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिला। ANC ने इसमें जीत दर्ज की। मंडेला मुल्क के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तब से साउथ अफ्रीका में यही पार्टी सरकार चला रही है। मौजूदा समय में ANC के सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में 2 ही चीज़ें स्थायी हैं। पहली ANC की सरकार, दूसरी बिजली की कटौती। ANC के बारे में हम दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन हमारा फोकस रहेगा बिजली संकट पर। तो पहले एक कहानी सुनिए। तारीख 13 दिसंबर 2022। ये जगह है साउथ अफ्रीका की सरकारी बिजली कंपनी एस्कॉम का दफ्तर। उस रोज कंपनी के CEO आंद्रे डे रूटर अपने ऑफिस में दाखिल हुए। हार्ड कॉफ़ी उनके रूटीन का हिस्सा थी। रोज़ की तरह उन्होंने अपने PA को कॉफ़ी लाने के लिए कहा। रूटर एक रोज़ पहले इस्तीफे की चिट्ठी सौंप कर आए थे। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था, फिर भी वो आराम से बैठकर कॉफ़ी पीते हुए अपना काम निपटाना चाहते थे। लेकिन उस दिन इसमें रुकावट आई। पहले कहा गया कॉफ़ी मशीन ख़राब है, बदलनी पड़ेगी। मशीन बदलकर कॉफ़ी लाई गई। जैसे ही रूटर ने कॉफ़ी पीकर दस्तावेज पलटना शुरू किया, उनको बेचैनी महसूस हुई। कुछ ही समय में उन पर बेहोशी छाने लगी। रूटर को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पता चला कि उन्हें कॉफ़ी में जहर मिलाकर दिया गया था। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फरवरी 2023 में रूटर नोटिस पीरियड पर चल रहे थे। इसे पूरा होने में 1 महीना बचा था। उससे पहले उन्होंने एक विस्फोटक इंटरव्यू दिया। एस्कॉम के मैनेजमेंट, सरकारी अफसरों और मंत्रियों पर कई संगीन आरोप लगाए। बोले, एस्कॉम के अंदर जो कुछ समस्या चल रही है उसकी जड़ में ANC है। सरकार में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने ये बात एक सीनियर मंत्री को भी बताई, लेकिन उन्होंने कहा ये तो चलता है, कुछ लोग तो खाएंगे ही। हर दिन कंपनी में करोड़ों की लूट हो रही है। सरकार को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन उनकी इसे ठीक करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। रूटर ने एस्कॉम के अंदर भ्रष्टाचार, गमन, लूट और लाल फीताशाही समेत कई राज उजागर किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं। इस इंटरव्यू ने साउथ अफ्रीका में हड़कंप मचा दिया। ANC ने उनको लालची और विदेशी एजेंट बता दिया। कहा कि वो दूसरों के इशारे पर बोल रहे हैं। इंटरव्यू के 1 दिन बाद ही एस्कॉम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूटर से तत्काल प्रभाव से नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने बात मान ली। नौकरी छोड़ने के कुछ समय बाद ही उन्होंने देश भी छोड़ दिया। अब वो विसल ब्लोअर की भूमिका में काम करते हैं। मई 2023 में रूटर ने एक किताब पब्लिश की, ट्रुथ टू पावर, माई 3 years इनसाइड एस्कॉम। उन्होंने
इसमें अपने आरोपों को विस्तार दिया था। रूटर ने लिखा कि कई ऐसे क्रिमिनल गैंग्स हैं जो एस्कॉम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते। वे कंपनी के पावर प्लांट्स से कोयला और स्पेयर पार्ट्स चुरा रहे हैं, जानबूझकर पावर ग्रिड और सप्लाई लाइंस को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर वही लोग रिपेयर के लिए कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। जो कोई सुधार की बात करता है वो इन गैंग्स के निशाने पर आ जाता है। इन्हें राजनेताओं का संरक्षण मिला हुआ है, कोई इन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एस्कॉम है क्या, ये कैसे इतना प्रभावशाली बना। एस्कॉम की स्थापना हुई थी 1923 में। जल्दी बिजली उत्पादन पर इसका एक अधिकार हो गया। कंपनी पूरी बिजली कोयले से बनाती थी। उस समय साउथ अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का शासन चल रहा था। उनका फोकस गोरे लोगों पर होता था। बिजली की सबसे ज़्यादा सप्लाई उन्हीं इलाकों में होती थी। अगर कभी सप्लाई कम होती तो इसका नुकसान अश्वेतों को सबसे ज़्यादा होता था। जो ANC इस समय सरकार चला रही है वो उस समय रंगभेदी सरकार की मुखालफत कर रही थी, भेदभाव के खिलाफ अभियान चला रही थी। 1994 में रंगभेद औपचारिक स्तर पर समाप्त हो गया। तब से ANC की सरकार चल रही है, मगर भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पहले नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था, अब अमीर और गरीब के आधार पर होता है। बिजली संकट पहले की तरह बदस्तूर जारी है। और ये संकट आया कैसे? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, एस्कॉम साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। बिजली उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन पर इसका एकाधिकार है। समय के साथ देश की आबादी बढ़ी, उनकी ज़रूरतें बढ़ी, लेकिन कंपनी के पावर प्लांट्स और सप्लाई ग्रिड्स आदम ज़माने के हैं। सरकार उसमें सुधार के लिए खर्च करने से बचती है। नंबर 2, एस्कॉम जो बिजली बनाती है उसमें बड़ा हिस्सा कोयले से बनता है। जिस समय दुनिया भर के देश कोयले से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उस समय साउथ अफ्रीका में माफिया गैंग्स कोल प्लांट्स को बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी पूरी कमाई कोयले की लूट से चलती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक खतरा इतना बड़ा है कि कई इलाकों में कोल प्लांट्स और कोयले के ट्रकों की सुरक्षा के लिए आर्मी भी बुलानी पड़ी है। सोचिए, जिस जगह पर मौजूदा पावर प्लांट्स चलाने में दिक्कत आ रही हो, वहां पर नए और आधुनिक पावर प्लांट्स की स्थापना कितनी मुश्किल होगी। पश्चिमी देशों ने कोयले को चलन से बाहर करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए की मदद का वादा भी किया, मगर इस पर भी ठीक से काम होना शुरू नहीं हो सका है। नंबर 3, एस्कॉम पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इस वजह से कंपनी रखरखाव और नए कल पुर्जों पर खर्च करने में नाकाम रही है। फरवरी 2023 में कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। तब सरकार ने अपने खाते से आधा कर्ज चुकाने का वादा किया था, फिर भी कंपनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि साउथ अफ्रीका की एनर्जी इंडस्ट्री को प्राइवेट हाथों में देने का समय आ चुका है, तभी कुछ हो सकता है, वरना सब ऐसा ही चलता रहेगा। एस्कॉम चलाने वालों को बदलाव से ज़्यादा दिलचस्पी ढोते रहने में है। नंबर 4, जब एस्कॉम की सप्लाई और बिजली की डिमांड में अंतर आया, तब कंपनी ने लोड शेडिंग का रास्ता चुना। धीरे धीरे ये अंतर बढ़ता गया और इस तरह लोड शेडिंग भी बढ़ती गई। 2007 के बाद से चलन का हिस्सा बन गया। 2022 में साउथ अफ्रीका में 205 दिनों तक बिजली की कटौती हुई। इस साल 2 दिनों के अलावा हर रोज बिजली की आपूर्ति रुकी है। ये हाल देश के सबसे बड़े शहरों में भी है। और अब जान लेते हैं बिजली संकट से क्या क्या समस्याएं उभरी हैं। साउथ अफ्रीका के सेंट्रल बैंक के मुताबिक बिजली संकट के कारण हर रोज लगभग 400 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है पूरे साल में। सेंट्रल बैंक ने आर्थिक विकास की दर लगभग 1% के आसपास रखी है। अगर बिजली कटौती नहीं होती तो ये वृद्धि दर 2.5% होती। बिजली संकट की वजह से आर्थिक मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। साउथ अफ्रीका में बेरोजगारी की दर 33% है। 60% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बिजली संकट के कारण इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो हो गए डेटागत नुकसान। अब ज़मीनी हकीकत को भी जान लेते हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए काम जारी रख पाना मुश्किल हो गया है। कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हैं। होटल और रेस्तरां बिजनेस की मुश्किल भी बढ़ गई है। उनके लिए पेट्रोल जनरेटर्स के भरोसे रहना नामुमकिन है। बिजली की कमी के कारण कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती हैं। इसके कारण क्रिमिनल गैंग्स का वर्चस्व बढ़ रहा है। रात में बाहर निकलना दूभर हो रहा है। इसके कारण सुरक्षा व्यवस्था पटरी से उतरने की आशंका है। कई कंपनियां देर तक काम करती थी, अब उन्होंने नाइट शिफ्ट बंद कर दी है। इसके कारण उन्हें लोगों की छटनी करनी पड़ी है। समस्याओं की लिस्ट लंबी है। समाधान का रास्ता सरकार की इच्छा शक्ति से होकर गुजरता है। क्या सरकार इसमें कामयाब हो गई, वो देखने वाली बात होगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक व्यक्ति 13 दिनों से गायब है। किसी को उसका पता नहीं मालूम, ना पुलिस को, ना सरकार को, ना घर वालों को, ना किसी अदालत को। गायब होने वाला ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, पेशे से पत्रकार। यूट्यूब पर उसके 40 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हम बात करें इमरान रियाज खान की। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। रियाज खान को अंदेशा हुआ कि अब उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो इसलिए कि रियाज पर इमरान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे थे। रियाज पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर सरकार विरोधी कंटेंट अपलोड किया है।
10 मई को रियाज के घर पुलिस का छापा पड़ा, लेकिन वो उस दिन बच गए। अल जजीरा से बात करते हुए रियाज के भाई उस्मान ने बताया कि 11 मई को रियाज ने ओमान जाने का फैसला किया। वो सियालकोट के हवाई अड्डे पर पहुंचे, उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ पुलिस अफसर उन्हें एयरपोर्ट के बाहर ले जाते दिख रहे हैं। गिरफ्तारी का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा। रियाज की रिहाई की मांग की गई। खुद इमरान खान ने भी रिहाई की अपील की, पर अब 13 दिन बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला है। रियाज के भाई उस्मान ने बताया कि पुलिस कह रही है कि रियाज को गिरफ्तारी वाली रात ही रिहा कर दिया गया था। दावा ये कि रिहाई के बाद रियाज कुछ अज्ञात लोगों के साथ चले गए थे। वहीं रियाज के पिता कहते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रियाज को किडनैप होते देखा जा सकता है। रियाज के वकील अजहर सिद्दीकी का कहना है कि रियाज के खिलाफ कोई मामला नहीं है, पुलिस सिर्फ बहाने कर रही है। सरकार का इस पर क्या कहना है? पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री आमिर मीर का कहना है कि रियाज पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का कहना है कि हमने खुफिया एजेंसियों से भी रियाज की खबर ली है, लेकिन उनको भी रियाज का पता नहीं है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि रियाज का अपहरण किया गया है तो हम अपराधियों को पकड़ेंगे। वहीं पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का कहना है कि हम किसी भी तरह की अवैध कार्रवाई की निंदा करते हैं, लेकिन लोगों को पत्रकार और एक पार्टी के प्रवक्ता में फर्क समझना चाहिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रियाज के अपहरण की निंदा की है। उनका कहना है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। रियाज पर इमरान खान का समर्थन करने के भी आरोप लगते रहे हैं। जुलाई 2022 और फरवरी 2023 में रियाज को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि दोनों बार ही उनकी रिहाई हफ्ते भर के अंदर कर दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद रियाज का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो उनके यूट्यूब पर अपलोड किया गया। सुनिए उसमें उन्होंने क्या कहा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायवंड से बाकायदा अहकामात जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट पर जो मॉडर्न स्लेवरी से जुड़ी है। लेकिन इसके पहले एक सवाल, स्लेवरी का अंत कब हुआ? इसकी कई तारीखें बताई जा सकती हैं। मसलन अमेरिका ने 31 जनवरी 1865 को एक कानून बनाकर गुलामी का खात्मा किया। ब्रिटेन ने साल 1807 में गुलामी पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से गुलामी जैसी कुप्रथा पर शिकंजा कसा गया। पर क्या गुलामी अभी भी पूरी तरह समाप्त हो पाई है? तो इसका जवाब है नहीं, और इस जवाब की तस्दीक करती है वॉक फ्री नाम के संगठन की नई रिपोर्ट। वॉक फ्री एक मानवाधिकार संगठन है जो लोगों को आधुनिक गुलामी या मॉडर्न स्लेवरी के बारे में जागरूक करता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साल 2021 में दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग मॉडर्न स्लेवरी माने आधुनिक गुलामी की गिरफ्त में थे। इसमें से 2.8 करोड़ लोग जबरन मजदूरी और 2.2 करोड़ लोग जबरन शादी के शिकार हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले सालों के मुकाबले में इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। इसकी एक वजह कोविड महामारी भी बताई गई है। सितंबर 2022 में आधुनिक गुलामी पर यूएन की एक रिपोर्ट ने भी यही बात दोहराई थी। उस रिपोर्ट में भी तकरीबन 5 करोड़ आधुनिक गुलाम होने की बात कही गई थी। यूएन ने साल 2023 तक आधुनिक गुलामी को जड़ से मिटाने का संकल्प रखा था, लेकिन वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी का रुख करते हैं। ये सुर्खी है रूस से। रूस के शहर बेलोग्रोद पर हमला हुआ है। हमलावर यूक्रेन की सीमा पार कर आए थे। इस हमले में 13 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। रूसी अधिकारियों ने हमले के बाद शहर से जुड़े हुए 9 गांवों को खाली करा दिया है। रूस ने दावा किया है कि उसने 70 हमलावरों को मार गिराया है। फ्रीडम ऑफ रशिया नाम के गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये टुकड़ी यूक्रेन में रहकर काम करती है। इसकी नींव फरवरी 2022 में उस समय रखी गई थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस की सरकारी मीडिया ने इस हमले के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया, लेकिन अमेरिका ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया है। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।